तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के क्विक वन शॉट्स, यानी कि जो क्लास 10th के तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं, शायद 13-14 चैप्टर हैं, ठीक है, उनमें हम क्या करेंगे कि उनकी क्विक वन शॉट करेंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। अभी भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर एक चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसमें बेसिक क्या क्या बातें हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ ज़्यादा कुछ छोड़ेंगे, ज़्यादा कुछ का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जितना मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर तुम्हें सारा का सारा चैप्टर एक बार समराइज करा देंगे एक बार अच्छे से कि उसमें है क्या एक एक बात, ठीक है। तो देखो सबसे पहले केमिकल चेंज की बात करते हैं, फिजिकल चेंज की। देखो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें रिएक्शंस जो होती हैं, तो किसमें केमिकल चेंज होता है और किसमें फिजिकल चेंज होता है, ये एक चीज होती है। और वो होती है क्या क्या, उस पर आते हैं। सबसे पहले केमिकल चेंज की अगर बात करें, जब भी कोई नया सब्सटेंस बन रहा है किसी दो चीजों के मिलने पे, तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उसकी, ठीक है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहा है, पहले लोहा था, लोहे के साथ मॉइस्चर मिला, दोनों में जंग लग गया, दोनों में क्या मतलब लोहे में जंग लग गया, तो कुछ एक नई चीज बनी। अब वो जो जंग लगा हुआ, वो जो ब्राउन कलर का पाउडर जो उससे निकलता है, वो लोहा नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ उसके नए सब्सटेंस बना और केमिकल प्रॉपर्टी में भी बदलाव आ गया, ठीक है। बात करें फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि मान लो इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब दूर से देखने में बदलता है, वो होता वो वही है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, अब एक आइस है वो पिघल जाती है, पानी बन जाती है, लेकिन वो पानी दोबारा से जम के फिर से बर्फ बन सकता है, यानी कि एक तरीके से रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और अगर हम ध्यान से समझे तो उसका जो वो बर्फ की फॉर्म में है, चाहे वो पानी की फॉर्म में है तो वो पानी ही है, तो उसका जो सिंबल है वो तो H2O ही रहने वाला है। लेकिन इसकी बात करें, Fe आयरन Fe से सिंबलाइज होता है, लेकिन जो रस्ट होता है Fe2O3 से होता है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अगर आ गया बाई चांस तो ये होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट, वन नहीं आएगा यहाँ पे, 2 आएगा, क्योंकि अकेला तो रिएक्ट क्या ही करेगा, हाँ, 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब दो सब्सटेंस मिलके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज खुद की अलग हो पहले दोनों के मुकाबले, तो उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, जो केमिकल चेंज के हिसाब से आती है, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास एक कार्बन है, सॉलिड फॉर्म में होता है कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये कैसे होती है हमारे पास, गैस फॉर्म में होती है, तो ये CO2 बन गया यहाँ पे। अब CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन दोनों से मिलके बना है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या क्या बातें तुम्हें जाननी है। जो इस तरफ होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, ये आ गया, ठीक है। जो इस तरफ बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, कि इन दोनों रिएक्टेंट ने ये बनाया, या कभी कभी अकेले से भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स जो इस तरफ लिखे होते हैं, और ये प्रोडक्ट, और ये जो S और G और L भी लिखा हो सकता है, या फिर AQ लिखा होता है, ये 4 चीजें लिखी होती हैं। इसका मतलब या तो वो सॉलिड में है, जैसे कार्बन सॉलिड में बताया यहाँ पे, गैस में है, या तो लिक्विड में है, तो एक्वस सॉल्यूशन में है। अब एक्वस और लिक्विड में क्या फर्क होता है ये भी बताया था। एक्वस का मतलब होता है किसी चीज को पानी में डिप करा हुआ है, लिक्विड का मतलब है वो खुद ही पानी की तरह तरल फॉर्म में है, जैसे कि गोल्ड है, सोना है, ठीक है। सोने को मैं पानी में डाल दूं या फिर सोने को पिघला के पानी जैसा बना दूं, तो उन दोनों में फर्क होता है। अगर मैं उसको पानी में डाल रहा हूं तो एक्वस, सोने की जैसे कोई भी चीज को पानी में डाल दिया, और अगर लिक्विड का मतलब क्या है कि उसी को ही पानी जैसा बना दिया, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। इसमें होता क्या है, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे कि क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, जो इस तरह जो मिलके कुछ बना रहे होते हैं। इस एरो का मतलब है ये वहां जाके वो बनेगा। अच्छा, कई बार एरो कैसे आते हैं, ऐसे और ऐसे भी आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस वहां से वापस वहां भी लाई जा सकती है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास आइस है, आइस से वाटर बन रहा है, मान के चलते हैं, तो इसमें ऐसा एरो नहीं आएगा, इसमें ऐसा और ऐसा एरो आएगा, क्योंकि इससे ये भी बनाना पॉसिबल है और ये भी वापस लाके ये बनाना भी पॉसिबल है, ठीक है। और भी देखते हैं बातें। अब बात करते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन तो हमने देख ली, कुछ नया बनता है हर बार सब्सटेंस, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये भी हमने देखे। अब यहाँ पे समझो कि ऑब्जर्वेशंस की जब इतनी सारी चीजें मिल रही है तो क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है, क्या क्या चीजें बनती हैं, या क्या क्या उस केमिकल्स में फर्क पड़ता है, या उनके जो भी हमारे रिएक्टेंट्स उनमें क्या चेंज आता है। पहला कि कभी कभी दो चीजों के मिलने पे गैस इवोल्यूशन या फिर इवेल्युएट होती है, फिर बाहर निकल जाती है, लिबरेट हो जाती है। कभी कभी एक चीज के दूसरी चीज से मिलने पर गैस निकलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी देखा होगा कि एक लकड़ी जल रही, लकड़ी में हमने पानी फेंका तो एकदम से धुआं निकलता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल, अगर तुम्हें इसका एग्जांपल देखना है, साथ साथ हीट, जिसमें हीट बनती है, उस दोनों के लिए एक ही एग्जांपल याद रखना। कई सारी रिएक्शन है यहाँ पे, बहुत ही सारी रिएक्शन है। बहुत सारी रिएक्शंस में से क्या होगा कि कई सारी रिएक्शन दो दो जगह यूज होंगी, तो उसके लिए तुम एक ही रिएक्शन याद करें ना, वो दोनों जगह लगा देना। जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट और हमारी एक वाली रिएक्शन होती है, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, हाँ ये वाली, यही रिएक्शन तुम डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के रिएक्शन क्या है, जब भी जिंक हमारा H2SO4 से मिलता है, जिंक सॉलिड है, H2SO4 हमारा क्या है, एक तो पहली बात सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो जब ये इससे मिलता है
तो ये जो सल्फेट है ये SO4 ये जिंक के पास चला जाएगा और यहाँ पे बचेगी H2 अकेला, H2 गैस है वो उड़ जाएगी। इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे कि क्यों चला गया, ये आगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह सब में देखेंगे, ठीक है। अभी समझो कि अगर H2 या कोई मान लो CO2 बन रहा है लास्ट में, जो गैस उड़ जा रही है ऊपर, तो उसको इवोल्यूशन ऑफ गैस वाली रिएक्शन में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं कलर में चेंज। तो ये लेड नाइट्रेट है, एक्वस फॉर्म में है और इसका रिएक्शन गैस किससे किया हमने, के क्या होता है हमारे पास अभी, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम और आयोडीन से इसका रिएक्शन किया। तो ये था Pb, इसने अपने पास I रखा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये जो है ये K ने NO3 के साथ बना लिया। अब जो इसमें कलर का क्या है कि ये जो दोनों थे लेड नाइट्रेट और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये कलरलेस हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने मिक्स करके बनाई तो ये येलो कलर का सब्सटेंस बना। तो इसमें जब कलर चेंज वाली रिएक्शन दिखानी हो तो तुम ये दिखा सकते हो, चेंज इन कलर मैंने लिखा हुआ है ऊपर साफ साफ, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे क्या है BaCl2 है हमारे पास, ये बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पे ये Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट है। जब ये दोनों आपस में मिले तो Na गया Cl के पास, NaCl बना के साइड, और यहाँ पे BaSO2 BaSO4 ये हो गया बेरियम सल्फेट नीचे। अब बेरियम ये जो नीचे वाला सिंबल है यही यहाँ पे इसका गेम है, यही होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला सिंबल जब लगा हो ऐसे तो मतलब कोई भी चीज गैस बन के उड़ रही है। ये नीचे वाला सिंबल कभी भी लगा हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा जाके, मतलब कोई ऐसी सब्सटेंस बन गया जो पानी में घुलने लायक नहीं था तो नीचे जाके अपने आप ही बैठेगा। मैंने कुछ मिलाया किसी चीज में और ये पानी में ही लिक्विड फॉर्म में मिलाया, कोई ऐसी चीज बन गई जो पानी में घुलती नहीं है तो वो जाके नीचे बैठ जाएगी, जैसे मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो स्केलेटन केमिकल रिएक्शन और बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क होता है और इसकी बैलेंसिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बताऊंगा तुम्हें। देखो स्केलेटन और इसमें क्या फर्क होता है, देखो जैसे मान लो मैंने क्या रिएक्ट करा है कि मैंने H2 को रिएक्ट करा दिया O2 से, ठीक है, और हमारे पास बन गया H2O। इसको कहा जाता है स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, यानी कि है तो नॉर्मली ये केमिकल रिएक्शन ही, लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है H2 लिखा है, हमें पता है कि हाँ हाइड्रोजन है तो अकेला H तो लेंगे नहीं हम, नॉन मेटल्स होते हैं जनरली इनको हम दो के पेयर में लेते हैं, ठीक है। तो H और ये हो गया O2, ठीक है, इन दोनों को मिला के बन गया H2O। अब हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, हमें काउंट देखना पड़ेगा कि दोनों जगह क्या बराबर हैं चीजें। यहाँ पे H 2 बार है, वहां पे भी 2 बार है, ठीक है। यहाँ पे O 2 बार है पर O वहां पे 1 बार है, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे यहाँ 2 नहीं लगा सकते। जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम जो करेंगे 2 इधर 2 या 3 या 5 जो भी लगाना तुम इसके आगे ही लगा सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने वहां पे 2 लगाया तो वो 2 उससे मल्टीप्लाई हो गया O से जाके, पर इसकी वजह से ये जो H है कुल मिला के 4 बन गया। पहले ही 2 थे और ऐसे 2 बार, तो 2 दूनी 4, तो उस 2 को बैलेंस करने के लिए और हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, अभी ये समझो कि ये वाली जो रिएक्शन है ये वाली है स्केलेटन केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस नहीं है। और जब यहाँ पे हमने लिख दिया इसको कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास 2H2O इस तरीके से, तो ये हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या चीज देखनी पड़ती है, देखो ये हो गया इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों साइड बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, उसमें बराबर नहीं थे, O कम ज्यादा थे। इसको देखोगे तो 4H 2O, ये इस वाले 2 की वजह से वो 2 उसमें भी मल्टीप्लाई तो 2O, तो पूरे हैं पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों में मास बराबर होना चाहिए। सीधी सी बात है, एलिमेंट्स बराबर होंगे तो ही मास बराबर हो, क्योंकि हर कोई एलिमेंट एक बराबर मास रखता है, ठीक है। मतलब अपना जैसे कि एक कार्बन है तो दूसरा वाले कार्बन कोई दूसरे में है वो एक अपना मास सेम रखेगा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन मास सेम रखेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पे कि जितने भी हमें अगर उन सबको ही बराबर कर दें कि जितने हाइड्रोजन है उतने वहाँ हैं, जितने कार्बन है उतने वहाँ, तो अपने आप ही मास बराबर हो जाएगा, इसका मास उसके बराबर, चाहे वो मिलके कुछ भी बन रहा हो, ठीक है। हमें उसको बस बराबर कर देना होता है। तो ये हो गया। अब आगे आते हैं रिएक्शंस पे कई सारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारी रिएक्शंस कौन कौन सी है इसमें। देखो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन तुम्हें ये याद रखनी है, अगर एक्सोथर्मिक भी आ जाए तो एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है उसकी बात हम बाद में करेंगे। कॉम्बिनेशन जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना देते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि Mg + O2 2 थे, बाद में MgO अकेले बन गए तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इसको बाकी बैलेंस कर रखा है मैंने, ये बैलेंसिंग तुम वहाँ पे देख सकते हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन का मतलब है एक चीज का टूट जाना और कई सारे बन जाना। तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट के बन जाते हैं। अच्छा पिछले में मैंने वहाँ पर रिएक्टेंट्स की स्पेलिंग में E लिख दिया था, उसका ध्यान रखना, वहाँ पे A आएगा, यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास। अब डीकम्पोजिशन के 3-3 एग्जांपल क्यों लिखे मैंने, क्योंकि डीकम्पोजिशन 3-3 टाइप से हो जाती है। एक सिर्फ हीट से हो जाती है, अगर हम किसी जैसे ये है इसको सिर्फ हीट देते ना तो ये टूट के 2 बन जाता है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये है ये H2 है, इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दें तो ये क्या बन जाएगा, H अलग O अलग। ये है AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसको सिर्फ सनलाइट दें, धूप दें तो ये 2 चीजें बन जाता है। अब तीनों को अलग अलग नाम से आ जाता है। जो सिर्फ हीट से हो जाए उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी से हो जाए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर जो सनलाइट से हो जाए इसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फोटोलाइसिस भी कहते हैं इसको, फोटोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक ज्यादा ताकतवर मेटल आके कोई ऐसा, देखो एक कोई चीज है, मान लो एक एग्जांपल के लिए कि ये एक रुपए का, या फिर ये नोटों की गड्डी मान लो, यहाँ पे एक बंदे को दिखी, उसने इसको ले लिया। एक ज्यादा बड़ा ताकतवर बंदा आएगा तो वो उससे उसको छीन के अपने पास रखेगा। तो ये ताकत के हिसाब से ही लोग एक दूसरे के आयंस को लेते रहते हैं। अब जैसे इसमें क्या बोल रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल, एक ऐसा मेटल है जो रिएक्ट कम करता है बेचारा, उसके पास कोई भी चीज, जैसे कि ये कॉपर है, इसके पास अपना सल्फेट था, ये इसके पास आयन था। जैसे ही Fe आया उसने उससे छीन लिया, Fe ने सल्फेट रख लिया, कॉपर को अकेला छोड़ दिया, ठीक है। अब ये कैसे पता चले कि कौन ताकतवर है कौन कम ताकतवर है, ये तुम्हारे पास NCERT की तरफ से ये बना रखी है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद करने का तरीका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और उसके बाद इसमें तुम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। बाकी ये तो वैसे प्रीशियस मेटल हैं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम टाइप। अगर तुम्हें इसको और भी याद करना है तो आलू जरा फीके पकाता है, इसको ऐसे बोल सकते हो, क्या है चांदी सोना पता नहीं, जो मतलब ये बोल दिया मैंने, क्या है चांदी सोना पता नहीं, तुम उसको अपने तरीके से याद करना, इससे पता चलता है कौन सा रिएक्टिव है। ये तुम्हें एग्जांपल के लिए दे दिया मैंने कि MgSO4 है तो ये कैल्शियम आएगा तो ये रखेगा अपने पास या नहीं रखेगा। कभी कभी ऐसा कंडीशन बनती है कि हमारे पास यहाँ पे जिसने रखा है वो पहले से ही उससे ताकतवर है, मतलब वो उससे ऊपर। जैसे कि मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल में स्पीड में दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो Na के पास है SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो Na2 के पास SO4 है, इसके पास मान लो कहीं से Fe आ गया, मतलब यहाँ पे रिएक्शन में मैं जोड़ रहा हूँ Fe, ये तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि Fe पहले से ही कमजोर है Na के मुकाबले, उससे नहीं छीन सकता उसको, ठीक है। उससे ऊपर वाला ही आना पड़ेगा। अगर K लिखूंगा तो पोटेशियम सल्फेट ले जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसमें एक ने छीना था, इसमें दोनों के पास होते हैं, वो दोनों आपस में बदल लेते हैं। देखो कैसे, ये देखो, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस फॉर न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, नया सब्सटेंस बनने के लिए एक्सचेंज ऑफ आयन कर लेते हैं दोनों। जैसे ये बेरियम था, इसके पास क्लोराइड है, ये सोडियम है, इसके पास सल्फेट है, तो बेरियम ने कहा सल्फेट दे दे और Na ने बोला Cl ले दे, दोनों ने एक दूसरे से चेंज कर लिया। और यही रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी काम आएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन में काम आती है, ये मैंने उस टाइम भी बताई थी। यही रिएक्शन तुम वहां पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन काफी बड़ी चीज है, मतलब काफी टॉपिक, थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें ज्यादा ऐड हो जाएंगी, तो उनको समझते हैं। रेडॉक्स का मतलब है जब ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी एक साथ हो जाए, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन पे गौर करेंगे, फिर रिडक्शन पे भी गौर करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब जब हमें ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीजन होता है, या हाइड्रोजन चली जाए तो भी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का चला जाना दोनों ऑक्सीडेशन ही होता है। जैसे कि C+O2 CO2, इसको ऑक्सीजन मिली तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, ये बनना था यहाँ पे N2H4, और यहाँ पे क्या अमीन होता है, वैसे तुम्हें आगे बाद में पता लगेगा। तो ये N2H4 है, इसने O जब इससे रिएक्ट करना तो इस O ने इसके H छीन लिए, तो N2 अकेला रह गया और H2O पानी को लेके निकल गया यहाँ से। तो जो ये था ना, इसका हाइड्रोजन का लॉस हुआ, इसके पास जो हाइड्रोजन थे अपने ये वाले, उसका लॉस हुआ, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो ये भी ऑक्सीडेशन है। जब हाइड्रोजन का लॉस हो जाए या ऑक्सीजन का मिलना हो, ये दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दे सेल्फ रिड्यूसेस, वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑफ अनदर सब्सटेंस। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इनके पास काफी सारी ऑक्सीजन होती है। अब इतनी सारी ऑक्सीजन जब इनके पास होती है तो क्या हुआ कि ये अपनी ऑक्सीजन दूसरों को दे देते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो पाए, क्योंकि जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जब खुद से ऑक्सीजन जाएगी तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो मतलब इनके पास वैसे भी देखने में पता चलता है कि इनके पास ऑक्सीजन होती है। एग्जाम्पल के लिए 4 एग्जाम्पल है, कोई भी 2-3 याद रख सकते हो तुम लोग। K2Cr2O7 KMnO4, इनके पास O बहुत ज्यादा होता है, ये खुद O देते हैं ना तो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि O दे रहे हैं अपने आप से। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन में भी, ठीक है। तो ये है रिडक्शन। क्या होता है, जब हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उसको रिडक्शन बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या, ये N2 है, ये 3H है, ये दोनों आपस में मिले, ये 3NH3 मतलब 2NH3 बन गए, ये अमीन होता है, ठीक है। अभी ऊपर बताया था मैंने तुम्हें। तो इसके हिसाब से इसको H मिल गए तो रिडक्शन है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो ये एल्कोहल ग्रुप्स है, इसको हम इथेनॉल कहते हैं। इसने एक H लिया, इस ये जो 2 H लिए, इसने ना 2 H ने ये वाला O निकाल दिया यहाँ से, तो H2O बन के खत्म, इसका O छिन गया। अब ये सिर्फ CH3 बचा। ये तुम चैप्टर 4 पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसके हिसाब से इसका O चला गया और इसके हिसाब से इसको H मिल गया। ये दोनों रिडक्शन में आते हैं, H का मिलना O का चले आना। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैंने यहाँ पे सिर्फ रिवर्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, इसका उल्टा। वो खुद यहाँ पे अगर तुम्हें इसको याद करना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, वहाँ पे सीखो कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं दूसरों को H देने के चक्कर में, क्योंकि इसके पास O ज़्यादा थे, O देता था ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। इसके पास H ज़्यादा होंगे, देखो LiAlH4, इसके पास H ज़्यादा है, BH4, मतलब इनके पास H ज़्यादा होने की वजह से ये दूसरों को H देते हैं, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पर दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके उल्टे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, जब एसिड और बेस मिलके सोल्ट और वाटर, और मतलब यहाँ पे वो वाला और है कि वो पानी और एंड, मतलब एक तरीके से सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये HCl है, ये NaOH है, इसने NaCl बनाया। ये देखो ये हमारा एक नॉर्मल एसिड HCl, ये नॉर्मल बेस NaOH, ये दोनों ने मिलके क्या किया, यहाँ पे इसने Na से Cl मिला, यहाँ पे सोल्ट बन गया, NaCl सोल्ट होता हमारा, और बचा ये दोनों और ये वाला H। तो इन्होंने क्या किया, H2O बना के साइड कर दिया। यहाँ पे लिखा ये सोल्ट है और ये H2O वाटर होता ही है, ठीक है। वैसे मेरे को यहाँ पे वाटर लिखना चाहिए था, पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर। तो ये हो गया। अब और भी रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। इससे और आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। तो हम निपटाते हैं बची हुई रिएक्शंस और जितने भी छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं वो सब, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी 3 और बची है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन काफी बार डिस्कस कर लिया हमने। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी दो चीजें मिलती हैं और ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो पानी में सोल्यूबल ना हो, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसमें काफी लाइनें, मतलब 1-2 लाइन नहीं लिखी। when reactants make a product that is insoluble in water and settle down, बस मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जो प्रोडक्ट बनता है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता और सेटल डाउन नीचे बैठ जाता है, ठीक है। रिएक्शन हमने कई बार डिस्कस कर लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यही थी। यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फेट, बेरियम सोडियम, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे सोडियम बेरियम क्लोराइड आएगा, हाँ, ताकि फिर ये NaCl इधर और ये साथ में मिलके। अब इस पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो नीचे वाला एरो भी लगेगा, क्योंकि सेटल डाउन। नीचे वाला एरो इसलिए लगाते हैं, ऊपर वाला मतलब गैस बन के हवा में उड़ गई, नीचे वाले एरो का मतलब है कोई ऐसी चीज बनी जो सोल्यूबल नहीं है, पानी में नीचे डूब गई। एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास C+H2O, ये बन गया, मतलब ये है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट रिलीज हो गई। अब ये जनरली वाली भी रिएक्शन है हमारे पास, कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन, जब 2 चीजें मिलकर एक बनती है, ठीक है। अब क्या ये एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। जितनी भी हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है, मतलब सिंगल चीज टूट के जब 2 बनती है ना तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। और रिएक्शन तुमने देखी होगी, ये हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाला एग्जांपल है, मतलब उसमें भी ये होता है एक चीज से टूट के दो, तो उसमें ये भी लिखा था ना मोस्टली एंडोथर्मिक होती है, तो ये देखो उसमें एग्जांपल आ गया ये वाला। सिंबल्स की बात करें, ट्राइंगल का मतलब हीट, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब जब एक एरो है तो इरिवर्सिबल, वापस नहीं आ सकती, इसका मतलब है रिवर्सिबल, ऐसे भी जा सकते हैं तो घूम के वापस भी वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। फिर S से सॉलिड, L से लिक्विड, G से गैस, G स्मॉल आएगा यहाँ पे, ठीक है। AQ से एक्वस, ऊपर वाले का मतलब है रिलीज होना किसी भी, और नीचे वाला एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट बन जाना, ठीक है, नीचे जाके सेटल डाउन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर, कोई मॉइस्चर से अटैक हो गया है, उसके आसपास जितने भी एसिड है उन सबसे अटैक, किसी भी मतलब किसी भी चीज पे, कोई भी मेटल है उसके आसपास जो भी एसिड है, मॉइस्चर है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह उनसे रिएक्ट करता है, तो वो ना हल्का हल्का कोरोजन यानी कि कोरोड होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर काला पड़ने लग जाता है, या फिर जो आयरन है वो ब्राउनिश रेड हो जाता है, हल्का हल्का जंग लगने लग जाता है तो वो ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है, या फिर कई चीजें ग्रीन होने लग जाती है, ठीक है, कॉपर ग्रीन हो जाता है, तो वो सब उनके खराब होने की सिंबल होते हैं। जैसे ऐसे वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर इसके कांटेक्ट में आते हैं एसिड वगैरह जो उनके आसपास हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास Fe है आयरन, O2 और X, मतलब O2 ऑक्सीजन से मिला मॉइस्चर से, और H2O जो कभी बारिश वारिश पड़ते थे ना, कोई साइकिल पड़ी उसमें जंग लग गया, या कभी कभी अंदर भी पड़ जाते हैं तो भी मॉइस्चर तो घर के अंदर भी घुस जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये बन जाता है Fe2O3 और XH2O। ये हमारे पास एक रिएक्शन भी आ गई, और ये है रस्ट का फॉर्मूला, जंग लगने का फॉर्मूला हमारा। अब इससे बचाते कैसे हैं, बचाने के लिए ये सारे तरीके हैं, ऑयलिंग कर लो, ग्रीसिंग कर लो, पेंटिंग कर लो, उस पर गैल्वेनाइजेशन, जब हम किसी पे जिंक की लेयर लगाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब लेयर तो हम कईयों की चढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से, पर जब जिंक की लगाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। रेंसिडिटी की बात करें, जब
ऐसे ही बाहर रखने की वजह से हमारा खाना खराब हो जाता है। व्हेन फूड कंटेनिंग, जो फूड के अंदर ऐसे फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज, उनके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने की वजह से वो खराब होने लग जाए, दे बिकम रेंसिड। रेंसिड का मतलब क्या होता है, जो कि बैड स्मेल और बैड टेस्ट को दर्शाते हैं। जो खाना बाहर रखा हुआ है तो ऐसे खराब नहीं होता, उसके अंदर जो फैट और ऑयल है उसके अंदर ऑक्सीजन मिलके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद खाना खराब होने लग जाता है। उसका सिंबल मैंने बता दिया कि बैड स्मेल बैड टेस्ट, खाने में अच्छा नहीं होगा, स्मेल करने में अच्छा नहीं होगा। अब उससे बचाएं कैसे? वैक्यूम पैकिंग, ऐसी पैकिंग करो कि कोई हवा ना जाए। फिर या तो उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स डाल दो, जो एंटी का मतलब होता है उसको बचाने वाला, तो ऑक्सीडेंट्स का मतलब है जो ऑक्सीजन है उससे बचाने वाला, जैसे कि BHA या फिर BHT। उसके अलावा देखो ये 3 पॉइंट बन जाएंगे तुम्हारे, मैंने एक ही लाइन में लिखा है। फूड स्टोर्स इन, या तो अंधेरे प्लेस में रखो, कूल प्लेसेस में फ्रिज में रखो, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखो। ये 3 पॉइंट बना, तो 6 के मैंने इसमें तीसरे को एक ही बना दिया। तो फूड स्टोर इन डार्क प्लेसेस, फूड स्टोर इन कूल प्लेसेस लाइक फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, और फिर ये आ गया हमारे पास तीसरा, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो भी काम बन जाएगा। और जो आखिरी हमारा छठा है, फ्लशिंग पैकेट्स ऑफ फूड विद नाइट्रोजन गैसेज। जो जनरली तुमने देखा हो ना, कुरकुरे चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, वो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी होती है ताकि वो खराब ना हो पाए, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन चली गई। तो उसके अंदर देखो फैट या ऑयल तो बनी है, तो कुरकुरे है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर ऑयल तो हो गए। फैट अगर मान लो नहीं भी है 0% पे, तो ऑयल तो होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो खराब होने लग जाएगा, इसलिए उनके अंदर नाइट्रोजन डाली होती है। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी और क्विक शॉट में, इसी क्लास 10 की किसी और वीडियो में, ठीक है? दैट्स इट।